हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज क्लास नंबर 3 एक्सेल से शुरुआत करते हैं फिर से आगे। तो अभी तक हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा कि एक्सेल में हम फाइल को सेव कैसे करते हैं या फिर हमें उसके अंदर सम कैसे करना है, एवरेज कैसे निकालनी है, ऐसे कुछ आपने बेसिक फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में एक नए जोश के साथ। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बड़ी एक प्यारी सी स्माइल से। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए, हम होम मेन्यू को आज की क्लास में कवर करेंगे। इस आज की क्लास में करीब आपका होम जो टैब है, इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको कंप्लीट कवर कराने की कोशिश करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक आप इसको कवर कर लेंगे। तो करते हैं शुरू। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड है। तो हमने कुछ पिछली क्लासेस के दौरान एक तो ये ऑप्शन पढ़ा था कि बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ किया था कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखो, फॉर्मेटिंग होती क्या है, जैसे आप अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक कर रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं, या आपने कलर दे दिया, शेडिंग दे दी, या साइज़ चेंज कर दिया, अलाइनमेंट्स बदल दी, ये सभी हमारे फॉर्मेटिंग के पार्ट होते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब कुछ ऐसे बदलाव करना अपने टेक्स्ट के ऊपर कि उसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए, एक तरीके से उसका मेकअप कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का हुलिया चेंज करना है, उसका रंग रूप वगैरह सब कुछ चेंज करना है, तो इससे उसको फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं, कि आप जैसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर देते हैं। अब मेरे पास ये जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यही सेम डेटा टेबल नेक्स्ट शीट पर भी चाहिए, या फिर हमें सेम कंटेंट नीचे कहीं और सेल में लेकर जाना है, या हमें मूव करना है डेटा, तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक तो क्लिक दबा के सिलेक्ट करते हैं, और दूसरा एक तरीका जो हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 2 में, कि अगर आपने किसी भी एक्टिव डेटा टेबल को अगर सिलेक्ट करना हो, तो आप उसमें से किसी भी एक सिंगल सेल में क्लिक करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर देना, यहाँ पर आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पे ध्यान रखना, बॉर्डर बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी रिकॉर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, हमेशा उस पर बॉर्डर भी आती है, तो ऑल बॉर्डर दे दिया हमने। ऑल बॉर्डर देने के बाद अगर हमें सेम रिकॉर्ड नीचे भी चाहिए, तो सिलेक्ट तो ऑलरेडी हमारा ही रखा है। इसके बाद हमने इसको क्या करा, कॉपी। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी लेकर जाना हो, कि हम चाहते हैं ये कंटेंट यहाँ पर भी रखना है और नीचे भी आ जाए, तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे। देन जहाँ पर भी आपको लेकर जाना है, उस सेल पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये बेसिक चीज़ें आती भी होंगी पहले से, पर हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है फिर भी ये सभी चीज़ें कराना, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बेसिक हर एक उस पॉइंट को डिस्कस करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर से बिल्कुल अनटच होते हैं। तो अगर आप अनटच नहीं भी हो तब भी उस चीज़ों को पढ़ें। हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे देखने को मिल जाए जो आपको शायद ना भी पता हो, तो आपके एग्ज़ाम में शायद वो हेल्पफुल भी हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर सबसे पहले मैंने इस डेटा को सिलेक्ट ऑल करा, देन फिर कॉपी पे क्लिक करके जहाँ पर भी मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए था, आप उस सेल एड्रेस पे क्लिक करके आप पेस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर से अगेन चाहिए सेम कंटेंट, तो आप नीचे जहाँ पर भी चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी अगेन करते जाना। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस में वी। तो आप जब इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, शॉर्टकट की भी दिखाएगा। और जबकि कॉपी के लिए होता है कंट्रोल सी, या कट के लिए होता है कंट्रोल एक्स। आपके कीबोर्ड में एक्स सी वी, एक्स यानी कट करने के लिए, सी फॉर कॉपी एंड वी फॉर पेस्ट होता है यहाँ पर। तो कट, कॉपी, पेस्ट के जो ऑप्शन है यहाँ पर एक साथ दे रखे हैं हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमने यहाँ पर अंडू कर दिया ताकि ये कंटेंट हमारा वापस नॉर्मल हो जाए जैसा था। इसके बाद आता है, अब हमने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना, अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि स्टार्ट द टेबल एट सेल A3, अभी ये जो हमने टेबल है ना, हमने स्टार्टिंग से डिज़ाइन की है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो टेबल है हमारी स्टार्टिंग से बना रखी है, हम चाहते हैं कि रो नंबर 3 से बनानी थी, तो आप इसको सिलेक्ट करके ना कट कर दो। तो कट करने के बाद में यहाँ पर आपको A3 सेल पे क्लिक करना है और पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये कुछ बता रखा है कि स्टार्ट द टेबल एट A11 सेल, कि आपको ना A11 सेल से स्टार्ट करनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में अक्सर पिछले 3 से 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे CPT एग्ज़ाम में एक पॉइंट बहुत बार आने को मिलता है
देखने को मिलता है कि भाई टेबल आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से डिज़ाइन करने के लिए नहीं दी जाती है। इसकी बजाय आपको A3 में या फिर B11 में या A11 में आपको उसकी लोकेशन डिफरेंट लोकेशन पर सेट करने के लिए बोली जाती है। तो या तो आप स्टार्टिंग से ही सेल अपने पॉइंट को अच्छे से पढ़ के फिर इंस्ट्रक्शन को चेक करके फिर से आप अपने टेबल को उसी सेल से या तो स्टार्टिंग से ही बनाएं। बट अगर आप टेबल को अपना स्टार्टिंग पे ही बना चुके हैं तो ऐसे में आप अपने टेबल को सिलेक्ट करके कट कर दो और जिस भी सेल में से आपको टेबल स्टार्टिंग करनी थी वहाँ पे आप मूव कर सकते हो। इसके बाद आता है, बट अभी मैं इस डेटा को कट कर देता हूँ अगेन और स्टार्टिंग पे ही पेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है, अब हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर बॉर्डर्स का ऑप्शन पढ़ा था पिछली क्लासेस में, या फिर ये ऑप्शंस भी हमारे हो चुके हैं, अलाइनमेंट्स भी पढ़ चुके थे आप। और कल की क्लासेस में आपने एक ऑप्शन पढ़ा था कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन का, कि किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करना है आपको। तो ये आप पिछली क्लास के अंदर क्लास नंबर 2 को पढ़ सकते हैं इसके लिए, कि कैसे इसका यूज़ करना है। और इसके अलावा आपने कल की क्लास में एक रैप टेक्स्ट और मर्ज करना सीखा था, कि मर्ज कैसे करते हैं या रैप कैसे करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर एग्ज़ाम में आता है। और देखो, आपका अगर होम टैब भी अगर बहुत ही अच्छे से क्लियर है ना, मैं कहता हूँ तब भी आपका एग्ज़ाम में बड़ी इजीली आप क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा तो बाकी कुछ बेसिक फंक्शंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी एग्ज़ाम जो होता है आपका एक्सेल के अंदर अगर बात करें सिलेबस में, तो टोटली डिपेंड होता है आपका होम टैब के ऊपर बेस्ड होता है मैक्सिमम सिलेबस। ठीक है ना। तो आप अपने होम टैब की तैयारी बड़े अच्छे से करें और फॉर्मेटिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आपने कंटेंट को कैसा डिज़ाइन करना है जैसा एग्ज़ाम में दे रखा है एज इट इज़। और आपने अगर कोई भी टाइपिंग एरर की है तो उसके अंदर आप उसको बड़ी ध्यान से देखें कि भाई एरर नहीं करनी है आपको। उसके नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आप मिस्टेक कर देते हैं। और अगर आप किसी सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइटल ऐड करा, इसके अंदर एक एवरेज लिखा। अब एवरेज, सिर्फ एवरेज लिखना है अगर मेरे को, तो मैं अगर आगे कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा तो आगे स्पेस का यूज़ हम नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ग्रामेटिकल एरर आपका काउंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बैक स्पेस करा, जितनी टेक्स्ट की लेंथ हम उतना ही रखेंगे। हाँ, अगर मुझे यहाँ पर लिखना होता कि एवरेज ऑफ मार्क्स, तब तो हर वर्ड के बाद तो देखो हमें स्पेस देना पड़ेगा। पर अगर आपने टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया, किसी सेल में डेटा एंटर किया, उसके बाद आपको एक्सेस स्पेसिंग यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, लाइक मैं आपको अगर एक रिकॉर्ड भी बताता हूँ, और नॉर्मली भी अगर आप किसी भी सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं ना, पहले से ही एक तो मिस्टेक पहले से ही अच्छे से आप चेक करके टाइप करें, रिकॉर्ड डिज़ाइन करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। और आप अगर कोई भी डेटा एंटर कर रहे हो तो अच्छे से उसमें चेकआउट करें कि भाई उसमें कोई आपने एक्सेस स्पेस नहीं देना। नहीं तो कुछ ऐसे फंक्शंस आने वाले हैं हमारे इसके अंदर क्लासेस में, जिसमें कि अगर आप उनका अगर स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स के नेम और उनकी वैल्यू लिख दी। अभी रिकॉर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एंट्रीज कर लेता हूँ कुछ पहले। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जैसे कुछ आइटम्स के नाम लिख दिए। और जैसे अब एक बात करें, एक फ्रूट सेलर है। अब फ्रूट सेलर ने क्या करा, दिन भर का एक डेटा डिज़ाइन करा कि उसके पास सुबह से लेकर रात तक जितने भी कस्टमर्स आए, उन्होंने कितने रुपए की ख़रीदारी करी, उन सभी की जो टोटल अमाउंट सेल थी वो उसने एंट्री भी कर ली। अब जैसे अगर कोई भी एक फ्रूट सेलर है, उसने क्या करा, एक आइटम्स का रिकॉर्ड क्रिएट करा दिन भर का, कि उसके पास जैसे जैसे जो आइटम दिन भर में बिकी, उसने एक उसकी एंट्री कर ली कि सबसे पहले उसके पास सेब बिक गए कितने रुपए के, 120 के, या मैंगो सेल करे उसने 200 रुपये के, 300 रुपये के, इस तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अब इसका हमें ना टोटल सेल कैलकुलेट करना है कि टोटल सेल कितने रुपए की हुई पूरे दिन भर में। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे हम, कि इक्वल टू सम लगाया और मैंने इन सभी को सिलेक्ट करके एंटर किया, सम हो गया। या फिर मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, अपने कीबोर्ड से ओल्ट के साथ इक्वल दबाता हूँ, तो यहाँ पर देखो सम का फॉर्मूला अपने आप ही लगकर आ चुका है। एंटर दबाएंगे बस, इसके बाद यहाँ पर टोटल आ गया। पर ये जो टोटल निकल कर आया ना, ये हमारा किस चीज़ का टोटल है, टोटल सेल है ये हमारी। अगर आपसे ये कहा जाए कि टोटल एप्पल सेल निकालनी है आपको, ओनली एप्पल की सेल, यानी कि एप्पल्स कितने रुपए के सेल हुए पूरे दिन भर में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, अब सम
के साथ में यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी लग जाएगी, ध्यान रखना। जब भी अब अगर कोई इस तरह की कंडीशंस आ जाए कि सम ऑफ एप्पल, तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या करेंगे हम, सम इफ कर देंगे। अब सम के साथ में कंडीशन लगा दी हमने कि भाई सम तो करना है, बट किसका करना है, यहाँ पर हमें एप्पल एप्पल का, तो सम के साथ में इफ लगाएंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले हमसे पूछता है कि भाई यहाँ पर जो हमें सेल निकालनी है किस आइटम की निकालनी है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमसे पूछेगा रेंज क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी आइटम्स की रेंज दे देनी है, कोमा में डबल कोट्स का साइन लगाकर इन्वर्टेड कोमास का, यहाँ पर आपको टाइप करना है एप्पल। मैंने यहाँ पर एप्पल लिखा, डबल कोट को हम यहाँ पर ऑफ करेंगे, देन उसके बाद में इसी के आगे ही कोमा लगा के, देन फिर थर्ड आती है सम रेंज, जहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखी है। अब हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे कि इसकी जो अमाउंट हमने जहाँ पर मेंशन किया एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल एप्पल सेल तो आ गई। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आंसर क्या ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो देखो 120 रुपये की एक सेल यहाँ पर हुई, हम यहाँ पर एक अलग से लेते हैं 120, और एक 250 और एक 100 रुपये, और एक जगह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा बिल्कुल गलत आ रहा है यहाँ पर, जबकि सेल हमारी 570 की होनी चाहिए। अब आंसर में 470 क्यों आया? अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमने इस काफ़ी हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये हो कि यहाँ पे हमने स्मॉल में लिख दिया है, इसी वजह से उसको काउंट नहीं करा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने फर्स्ट डे भी क्लास के अंदर ये चीज़ बताई थी कि जब भी आप एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो किसी भी सेल पर, किसी भी डेटा के ऊपर, इस पर मैटर नहीं रखता ये चीज़ कि आपने स्मॉल में टाइप किया या कैपिटल में लिखा है, इससे कोई मैटर नहीं रखता। आपका ये मैटर क्या है, अब यहाँ पर देखो क्यों हमारा इस वैल्यू को काउंट नहीं कर रहा। देखो मैं सेल में डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, आपको देख पा रहे हैं ना, मैंने जैसे ही डबल क्लिक करा एप्पल के बाद में एक स्पेस देखने को मिल रहा है। अभी मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी डबल क्लिक करके स्मॉल में ए कर रहा हूँ, आंसर तो तब भी यहाँ पर 470 है। पर जैसे ही मैं इसके अंदर बैक स्पेस दबाता हूँ, एप्पल के बाद में स्पेस डिलीट कर दिया, एंटर दबाया, तो देख सकते हैं टोटल हो गया। अब यहाँ पे करेक्ट, हमारा टोटल करेक्ट हो चुका है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल एप्पल सेल निकालनी है। तो टोटल एप्पल सेल निकालने के लिए सबसे पहले हम सम इफ लिखेंगे, और इसमें आपको जिस भी आइटम का सम करना है सबसे पहले आपको रेंज को सिलेक्ट करना है, पूरी रेंज को, फिर कोमा में। अब रेंज तो देखो हमें पूरी देनी पड़ेगी ताकि वो चेक करे कि किस किस सेल में एप्पल लिखा हुआ है। तो डबल कोट्स में आप यहाँ पर एप्पल लिख देना इसके बाद, और कोमा में, और यहाँ पर भी आप एप्पल चाहे स्मॉल लिखें चाहे यहाँ पर कैसे मर्जी लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एग्जाम में कैसा यहाँ पर आपको दिखा रखा है, आपने वैसा ही लिखना है कि स्मॉल है या कैपिटल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। पर इसके अंदर आप कैसा लिख रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपने वर्ड के आगे स्पेस यूज़ नहीं करना, अदरवाइज कैलकुलेशन जो होगी, आपकी आउटपुट जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रॉन्ग होकर आ जाएगा। अब इसके बाद आ गया फिर हमारे पास सम रेंज क्या है। तो सम रेंज के लिए हमने इसकी जहाँ पर भी नंबर्स यानी कि टोटल अमाउंट्स लिख रखी हैं कि कितने रुपए की सेल सी, तो यहाँ पर टोटल एप्पल सेल निकल कर आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसी का एक सिमिलर ऑप्शन, मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी, वैल्यूज़ 1 और वैल्यूज़ 2 ले ली, मैंने कुछ अमाउंट लिख दी यहाँ पर। मैंने वैल्यूज़ 1 में जैसे कुछ अमाउंट लिखी। अब हम चाहते हैं इनमें से हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ का सम करना है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सम ऑफ ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन लिख देते हैं, और इक्वल टू 100। हमें इस सेल के अंदर सम करना है 100 या 100 से लेस देन वाली वैल्यूज़ का, तो इक्वल टू सम इफ करेंगे, देन उसके बाद ब्रैकेट लगा दी हमने, और रेंज को सिलेक्ट करके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई आइटम बेस नहीं है, अब सीधा डायरेक्ट ओनली वैल्यूज़ हैं, यानी कि ओनली फिगर्स हो जब भी आपके पास, तो आपने डायरेक्टली फिगर्स को सिलेक्ट करना है, और फिगर्स को सिलेक्ट करने के बाद में कोमा में डायरेक्ट आप क्राइटेरिया मेंशन कर देना कि कितने से लेस देन, या अगर वैल्यू 100 के इक्वल भी है तो तब भी उसका सम हो जाए, एंटर कर देना। अब यहाँ पर इसमें से जिस भी सेल में 100 या 100 से अगर छोटी अमाउंट लिखी होगी तो देखो उसका टोटल हो जाएगा।
तो 100 और 50 यहाँ पर हो गया और 100 यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर में 250 आ गया। या अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसे करना है कि मैंने एक और ले लिया इक्वल टू सम इफ़, मैंने फिर से एक और रेंज ले ली और कोमा में हमें यहाँ पर सम करना है 200 या 200 से अबव, या हम चाहते हैं 300 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी का टोटल हो जाए। तो आप डबल कोट में ग्रेटर देन 300 कर दो, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 300 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सभी का सम हो गया। तो जब भी इस तरह की क्राइटेरिया आपको सेट करनी हो किसी भी रेंज पर कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज टाइप ऑफ में हमें कैलकुलेशन करना है सम का, तब आप सम इफ़ का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बनानी है। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा है, डेट का कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। साथ में पहले नेम लेंगे हम। नेम के अंदर मैंने कुछ 4-5 नेम कर दिया एंटर। तो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 स्टूडेंट्स के नाम लिखे और इसके बाद अब मेरे को ना टोटल यहाँ पर 7 डेज़ का डेटा क्रिएट करना है। तो 1 से लेकर 7 तारीख का मुझे एक डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को 7 डेज़ का डेट लिखने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, अपनी स्क्रीन पर 1 बाय 1 लिखना है, एंटर करते ही। तो देखो यहाँ पर जब भी आप किसी सेल में ना कोई भी 2 डिजिट्स जब भी आप स्लैश लगा के एंटर करते हैं ना, तो वो एक डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी आप अपने सेल में किसी भी सेल के अंदर अगर 1/4 लिख रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, जो फर्स्ट अमाउंट है वो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके डेट मंथ में कन्वर्ट हो चुकी है शॉर्ट डेट में। इसके बाद इसको आप एक डेट को लिखने के बाद कॉर्नर से आपको साथ में कोई की एक्स्ट्रा प्रेस नहीं करने की नीड, सीधा आप कॉर्नर से राइट में ड्रैग करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ मैक्सिमम टोटल 7 डेज़ का एक डेटा ले लेना, हमें पूरा मंथ का डेटा लेने की नीड नहीं है। हम यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बना रहे हैं जिसके बेस पर हम एक कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि काउंट इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 7 दिन का एक डेटा ले लिया जिसमें मैंने अब यहाँ पर एब्सेंस और प्रेजेंस लगाने के लिए एक सेल में पी लिखा और कॉर्नर से मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे सभी में पी हो गया और इसके बाद कॉर्नर से ही आप इसको क्या कर दो, राइट में भी ड्रैग कर दो। ड्रैग करने के बाद में यहाँ पर तो सभी पी हो गए और इनमें से आप कुछ बच्चों की यहाँ पर एक एब्सेंस लगा देना। तो हमने यहाँ पर कुछ एब्सेंस भी लगा दी और नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल प्रेजेंस डेज या टोटल पी डेज लिख सकते हैं आप, या एब्सेंस के लिए आप टोटल ए डेज लिख सकते हैं। और इसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑल करा और यहाँ से ऑल बॉर्डर भी दे दिया। इसके बाद अब हमें टोटल प्रेजेंस कैसे निकालनी है। अब यहाँ पर देखो सम तो करेंगे नहीं, अब सम का यूज़ तो हम वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए करते हैं। अब हमें यहाँ पर अब कैलकुलेशन किस वे में करनी है, टेक्स्ट की काउंटिंग के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन टाइप है वो टेक्स्ट की कैलकुलेशन है, यानी कि एक कैरेक्टर फॉर्मेट में। तो जब भी कि एक कैरेक्टर बेस यानी कि एक टेक्स्ट के ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी हो तो एक फंक्शन होता है काउंट इफ़ के नाम से। काउंट इफ़ एक ऐसा फंक्शन जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप ऑफ डेटा की, किसी भी डेटा टाइप की हम कैलकुलेशन करा सकते हैं। यानी कि काउंटिंग कराने के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो कि आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसका नाम अमन के नाम से है, या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं कि राम के नाम से हैं, या फिर आपने चेक करना है कि मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज के अंदर से आप कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो काउंट इफ में क्या करें, नंबर ऑफ सेल्स, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेंज को देंगे, डिफाइन करेंगे, और कोमा में अब यहाँ पर जो हमने रेंज सेलेक्ट किया इसमें से आपको किस चीज़ की काउंटिंग करनी है आप इसमें मेंशन कर दो, स्मॉल में या कैपिटल में। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने बाई चांस यहाँ पर सारा डेटा मैनुअल एंटर किया है और अगर गलती से भी किसी सेल में आपने अगर स्पेस बार का यूज़ किया होगा वर्ड के बाद में, तो उस सेल का डेटा काउंट नहीं करेगा। जैसा सम इफ के अंदर था, एंटर करा तो देखो यहाँ पर 7 में सभी के अंदर पी है, डबल क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पर आंसर आ गया। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो काउंट इफ में हमने अगर किसी भी चीज़ की काउंटिंग करना है, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि पी कितनी बार लिखा हुआ है, तो हमने इसके लिए क्या करा, काउंट इफ लिखा, देन उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करके कोमा में पी लिख दिया। प्रेजेंस काउंट करने के लिए ऐसे आप एब्सेंस भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक रिमार्क्स भी निकालना है, पर रिमार्क्स से पहले आपका एक पार्ट और होगा तभी आप कर पाएंगे। तो आगे शुरू करते हैं आगे की क्लास में। अब जैसे मेरे को यहाँ पर ये भी चेक करना है काउंट इफ की हेल्प से
कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनके मार्क्स एसएस के अंदर 60 या 60 से ज़्यादा हैं। अब आपको काउंट इफ का एक एग्जांपल और देने वाला हूँ यहाँ पर। अगर आपको आपके पास एक 100+ स्टूडेंट्स का एक डेटा है, आपने अगर उसमें ये चीज़ चेक करनी हो कि एसएस के अंदर या किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको कुछ इस तरह से काउंटिंग करके देखनी है कि मैं आपको काउंट करने के लिए बोलूँ कि काउंट करके बताओ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने बच्चों के मार्क्स 80 या 80 से अबव हैं, तो काउंट इफ और रेंज कोमा में डबल कोट्स का साइन लगा के इन्वर्टेड कोमा वाला, इसके अंदर आप टाइप कर दो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू भी ले लिया मैंने इस बार। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर चेक करना है इस रेंज में से टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स इंग्लिश के सब्जेक्ट में 80 या 80 से ज़्यादा हैं। तो काउंट इफ हमें सिर्फ काउंट करके बताता है, काउंटिंग करके देगा जो भी हमने क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया होगा। और यहाँ पर आप काउंट इफ की हेल्प से किसी भी न्यूमेरिकल डेटा की भी काउंटिंग करा सकते हैं, या फिर जैसा अभी हमने अटेंडेंस शीट के थ्रू पढ़ा कि हम उसमें एक अल्फ़ाबेटिकल कंटेंट भी काउंट करा सकते हैं किसी भी रेंज ऑफ सेल्स के अंदर। तो ये कुछ एक काउंट इफ का पार्ट था। कुछ और भी आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि काउंट इफ या सम इफ का यूज़ क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर पहले आ रखे हैं ये क्वेश्चन, कैसे आएंगे। तो आगे करते हैं। अब देखो हमने कल पिछली क्लासेस में यहाँ तक पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे बड़ी अच्छे से। इसके बाद पढ़ते हैं, हमने कल पिछली क्लासेस में एक परसेंटेज का कॉलम भी पढ़ा था। यहाँ से हमने इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल निकाली थी। तो परसेंटेज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पर सेल एड्रेस लिखना है मुझे टोटल का, तो मैंने क्लिक करा डिवाइड बाय में 500% कर दिया। तो कल की हमने क्लास में ये पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको, जिसको भी पूरा इसके बारे में पढ़ना हो परसेंटेज के लिए, तो जिसको भी निकालना सीखना हो तो क्लास नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है, अब इसके अंदर हमने परसेंटेज निकाली। इसके बाद पॉइंट के बाद में जितने भी आपको डेसिमल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको ये सभी भी रिमूव करने हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी कराए थे, एक होता है डिक्रीज़ और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल के लिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कह दिया जाए कि 0 डेसिमल प्लेस करनी है, कैलकुलेट द परसेंटेज विद 0 डेसिमल प्लेस, अगर ऐसा लिखा हुआ जाए तो आप पॉइंट के बाद की सभी वैल्यूज़ को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और कल हमने 1000 सेपरेटर भी पढ़ा था और कॉमर्स वगैरह ये ऑप्शन भी पढ़े थे, करेंसी सिंबल, कि आपने अगर कुछ अमाउंट्स लिखी, यहाँ पर आइटम्स है, रेट है। अब आप जैसे रेट लिखते हैं, हमने यहाँ पर एप्पल्स लिख दिए, मैंगोस लिख दिए और प्राइसिंग दे दिया। अब हमें इसके टेक्स्ट के आगे ना, रेट के आगे अगर आगे करेंसी सिंबल भी लगाना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे आपको जनरल लिखा हुआ देखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट, मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर देखो इसमें आगे रुपीज़ का सिंबल आ रहा है। इसके बाद आप यहीं से ऑप्शंस पे जाके आप डॉलर सिंबल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई करेंसी सिंबल रुपीज़ में देना है या फिर आपको डॉलर्स में अप्लाई करना है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर इसी को रिमूव करना चाह रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर अकाउंटिंग लिखा हुआ आ गया। इससे पहले कुछ देर पहले जनरल आपको मैंने शो भी किया था, तो वापस जनरल करने पर इसका जो सेल का फॉर्मेट हो जाएगा वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। आगे करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि एक कॉलम ऐड करना है नेम से पहले। तो कॉलम कैसे ऐड करेंगे, अब जिससे भी पहले चाहिए ना, आप उसी के कॉलम नेम पर राइट क्लिक करो, ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट का, ऐड हो गया यहाँ पर। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में मुझे यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम तो क्रिएट कर दिया, बट बाद में देखो ऐड करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर्स नहीं आ रही। तो बॉर्डर देने के लिए आप इसको भी सिलेक्ट कर लो, चाहे आप दोबारा से कंट्रोल ए भी कर सकते थे डेटा सेल में कहीं पे भी क्लिक करके, और दोबारा से ऑल बॉर्डर दे देंगे, ऑल बॉर्डर आ गई। और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर अब एक रो भी ऐड करनी है ऑन द टॉप ऑफ टेबल। हम चाहते हैं इस टेबल के ऊपर एक रो ऐड करनी है। तो रो ऐड करने के लिए आप रो नंबर 1 पे राइट क्लिक करो, ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, रो ऐड होगी। इसके बाद अब काफ़ी बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब रो ऐड कर दी आपने, इसके बाद अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक ना टाइटल रो क्रिएट करनी है टेबल के ऊपर। अब आपने जैसे एक रो ले ली पहले, अब इसके बाद इसको मर्ज करना है, तो अभी देखो पूरी रो सिलेक्टेड है यहाँ पे। अब ये जो पूरी रो होती है ना, ये बहुत वाइड होती है, ध्यान रखना।
अब आपके जो पेपर की विड्थ होती है, आपको पता भी है कि मैक्सिमम उसके ऊपर कुछ इतने ही कॉलम आ सकेंगे, 8-10 ही। उससे ज़्यादा अगर हम और ज़्यादा आके काम बढ़ाते हैं तो वो 2 पेजेस पे जाएगा। तो एक रो के अंदर 16,384 सेल होते हैं, ध्यान रखना, पूरी रो के अंदर। अब इतनी बड़ी शीट तो हमारी होती नहीं कि पूरी एक ही पेज पे आ जाए सभी सेल्स। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जब भी मर्जिंग करनी हो, कहाँ से, जहाँ से लेकर जहाँ तक आपने हेडिंग्स लिखी है ना, सिर्फ वहीं से ऊपर सेल से क्लिक दबा के सिलेक्शन करनी है, यहीं तक। इसके बाद मैंने मर्ज कर दिया और इसमें टाइटल भी दे दिया, रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अब 10th क्लास तो लिख दिया। अब अगर आपने कभी बाई चांस अगर ऐसा मेंशन कर रखा है कि एग्ज़ाम शीट में कि 10th में ना जो TH वर्ड है, हमें इसको ना ऊपर बनाना है, पावर, जैसे आपने अक्सर देखा भी हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस सेल में डबल क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे सीधा डबल क्लिक करा TH पर। उसके बाद T और H को क्लिक दबा के सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम रहती है तो आप आगे डबल क्लिक करके आगे सिर्फ कर्सर रख दो और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ में शिफ्ट बटन दबा के रखना है, आपको ध्यान रखना। और राइट एरो 2 बार दबाया, सिलेक्ट हो गया। अगर कर्सर आप H के यहाँ पर रखते हो तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो करके सिलेक्शन कर सकते हो। देन जब T और H सिलेक्ट हो जाए, इसके बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे कॉर्नर बटन पे क्लिक करना है। इस कॉर्नर बटन को बोलते हैं टॉगल बटन। ये जो छोटा सा एरो आइकन आ रहा है, इसको टॉगल एरो पढ़ा जाता है। तो इसमें आपको जाकर फ़ॉन्ट सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट के नाम से, जहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना। नीचे से आपका टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट होगा, इस चीज़ को सुपर स्क्रिप्ट करना बोलते हैं। देन जब इतना हो जाए, उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपने एंटर बटन दबाना है काम डन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो TH ऊपर आ जा चुका है। और अगर आपको किसी कॉलम में यहाँ पर ये बोल दिया जाता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने एक कॉलम क्रिएट करना है क्लास के नाम से, और मुझे यहाँ पर लिखना है 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 11th, कुछ इस तरीके से। तो आप इस चीज़ को ना फर्स्ट सेल में सिर्फ 7th लिखना और कॉर्नर पॉइंट से बिना कुछ की के, एडिशनल की के, आप इसको सीधा कॉर्नर पॉइंट से ड्रैग कर दो। बाकी सेल में 8, 9, 10 खुद से ही आ जाएगा। बट अगर हमें यहाँ पर सभी के अंदर TH भी ऊपर चाहिए, पहले सेल पे डबल क्लिक करेंगे, फिर T और H को सिलेक्ट करके फिर से फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से आप सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर दो। और ओके करने के बाद जब आप एंटर बटन दबाएंगे ना, देखो यहाँ पर एक तो हो गया। अब ऐसे ही हम सभी को एक एक करके नहीं करेंगे, हमने सिर्फ ऐसा सिर्फ फर्स्ट टाइम पे करना है, सिर्फ एक ही सेल में। उसके बाद आप कॉर्नर पॉइंट से इसको सीधा नीचे खींच सकते हो। इसके लिए चाहे आपके ये सेल खाली भी हैं, चाहे सीधा हम कॉर्नर से इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक संडे मंडे होता है शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में। अगर मैं संडे लिखता हूँ, यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ खुद से ही आ जाएंगी। कल हमने शायद ये भी पढ़ा था। और ऐसे ही आप अगर इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में टाइप करते हैं, मैंने फ्राइडे को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ड्रैग कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रैग कर सकते हैं। इन आपका अमाउंट जो कंटेंट है वो अपने आप ही चेंज होकर आ जाएगा, अपडेट होकर आएगा। इसके बाद आता है एक, आपने देखा होगा कि जैसे साइंस के अंदर कि H2O लिखा मैंने प्लस SO4। अगर मुझे यहाँ पर 4 को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट सेटिंग पे गए, जैसे सुपर होता है ऐसे ही होता है सबस्क्रिप्ट। अगर आपको बेस लाइन से ऊपर लेकर जाना है पावर बनाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हम। अदरवाइज सब इसमें ऑप्शन दे रखा है सबस्क्रिप्ट का, तो सबस्क्रिप्ट पे जाकर ओके करा, देखो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर नीचे हो गया। ऐसे ही साथ के साथ इसको भी, और फिर हम यहाँ से जाकर फिर से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया, उसके बाद एंटर कर दिया, टेक्स्ट हो गया डिज़ाइन। डिलीट कर देता हूँ मैं इसके बाद। अब देखो इसके बाद में एक और ऑप्शन है, मैंने इसी सेल पे अगेन क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसको मैंने बोल्ड कर दिया और फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे ही जाकर क्लिक करा मैंने यहाँ से। और इसमें एक ऑप्शन और होता है स्ट्राइक थ्रू के नाम से, मैंने इसको ऑन करा। देन ओके करने पर यहाँ पर देखो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो कट हो गया। अगर आपको किसी भी सेल का डेटा स्ट्राइक थ्रू करने के लिए बोला जाता है तो MS वर्ड में आपको ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू का यहीं पर बाहर देखने को भी मिल जाएगा। बट एक्सेल के अंदर ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं, चाहे सुपर स्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है या स्ट्राइक थ्रू है, ये तीनों ही ऑप्शंस ध्यान रखना आपको एक्सेल में बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको यहीं पे जाकर करना पड़ेगा।
पर बाकी आप एप्लीकेशन में कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, वर्ड में आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अब हमने यहाँ पर जैसे अभी एक कॉलम ऐड करा था, ऐसे रो भी ऐड करना सीख लिया। इसके बाद अगर हमें इन सभी कॉलम्स की जो विड्थ है, मैंने यहाँ पर क्या करा, सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करा। सभी का मतलब यहाँ पे जो आपका डेटा टेबल है उसके अंदर जितने कॉलम्स में काम हो रखा है सिर्फ वो का कंटेंट हमारा सेलेक्ट करा। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फॉर्मेट का। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ बोला जाए कि चेंज द ऑल कॉलम्स विड्थ, अगर आपको सभी कॉलम्स की विड्थ इंक्रीज करने के लिए कह दिया जाए, तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट करके कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। देन इसके अंदर हमने जैसे टाइप कर दिया 12 पॉइंट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया या एंटर दबा सकते हैं। यहाँ पर देखो सभी कॉलम की जो विड्थ है वो 12 पॉइंट हो चुकी है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट होती है 8.43। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है 8.43। पर मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, वापस सभी की नॉर्मल कर दी जितनी पहले थी। इसके बाद अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है कि सेट द कॉलम विड्थ ऑफ कॉलम ए और बी, कई बार आपको पूरी टेबल का बोला होता है, कई बार आपको किसी एक आधे कॉलम्स के ऊपर विड्थ चेंज करने के लिए बोल रहा है, कई बार आपको पूरी टेबल में बोल तो रखा होता है पर सभी के लिए अलग अलग मेंशन भी होता है। तो अगर आपको असाइनमेंट्स, जो बच्चे असाइनमेंट ले चुके हैं तो आप उन सभी को पता भी होगा, असाइनमेंट्स आपने करी भी हैं, तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी असाइनमेंट में ज़रूर मिला होगा कि सेट द कॉलम विड्थ एज फॉलोज, कि कॉलम ए और बी की आपको इतनी करनी है, बी और सी में इतनी करनी है, ई और एफ में इतनी करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिर्फ उसी कॉलम का डेटा सेलेक्ट करके कॉलम विड्थ पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपने जैसे टाइप कर सकते हैं, मैंने 9 कर दिया, एंटर कर दिया, या फिर सी और डी को मैंने सेलेक्ट करा, देन फॉर्मेट में कॉलम विड्थ पे जाकर मैंने 11 लिखा, एंटर कर दिया, 11 होगी। तो जिस भी आपको कॉलम की जितनी चाहिए, जितना आपको एग्जाम में आ जाए, दिया जाए, आप वैसे ही कर सकते हैं। पर एक और पॉइंट भी ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में 99% आया होता है कि सेट द कॉलम विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड है उतनी ही आपको कॉलम की विड्थ सेट करनी है। और इस पॉइंट के ऊपर 3-4 तरह की जो लैंग्वेजेस है वो आपको आपके असाइनमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। तो आपको सारी लैंग्वेजेस हर एक तरह की वो आपको क्लियर हो जाएगी, तो आप उसको असाइनमेंट्स का जरूर करें, प्रैक्टिस करें, टाइम लगा कर करें, आपकी कितनी स्पीड आ रही है आप उसको अच्छे से चेक करें। और जब आपके 15-20 असाइनमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी स्पीड बहुत ही अच्छे बनने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है कि बन नहीं रहे हैं असाइनमेंट्स, काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब ऑटो एडजस्ट करना भी होता है, कई बार ऑटो एडजस्ट लिखा हुआ आ जाए या ऑटो फिट आ जाए, या फिर कहते हैं चेंज द कॉलम विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब जितनी सेल्स को नीड है उतनी हो जाएगी, यानी कि जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है वो सारी आपकी यहाँ से देखो रिमूव हो गई। और ऐसा ही इसके अंदर एक और ऑप्शन हमें दे रखा है रो हाइट के लिए भी। अगर आपको यहाँ पर रो की हाइट भी इंक्रीज करनी है कि चेंज द हाइट ऑफ रो नंबर 1 and 2, तो यहाँ से मैंने क्या करा, रो नंबर 1 और 2 को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाकर रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो होती है 15, मैंने इसके अंदर कर दी 30th और उसके बाद ओके करा, यहाँ पर 30 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 पॉइंट्स हो चुकी है। अगर आपको इसकी भी नॉर्मल करनी है तो आप इसके लिए यहाँ से रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके ऑटो फिट रो हाइट भी कर सकते हैं, ताकि उसको जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही ले, हमें एक्स्ट्रा की अगर नीड नहीं है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने ऊपर से कॉलम की विड्थ इस तरीके से क्लिक दबाकर चेंज की थी ड्रैग करके, ऐसे ही आप हाइट भी यहाँ से जिस भी रो नंबर की आपको हाइट चेंज करनी है आप उस रो नंबर की नीचे वाली लाइन से ध्यान रखना क्लिक दबा के इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, नॉर्मल कर दिया वापसी। और अगर आपको किसी भी शीट का नाम बदलना हो तो जैसे नीचे आपको शीट के नाम देखने को मिल रहे हैं, मैंने डबल क्लिक करा और यहाँ पर मैंने नाम लिखा, एंटर कर दिया। या फिर आप अपनी शीट नेम पे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे गलती से डिलीट मत कर देना कि अगर आप डिलीट कर दे तो बाय चांस अगर आपने गलती से भी डिलीट कर दिया किसी शीट को तो आपकी जो शीट है वो अंडू से भी वापस नहीं आएगी, किसी भी तरीके से नहीं आएगी।
परमानेंटली डिलीट होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ रहा है टू डिलीट परमानेंटली द डाटा, प्रेस डिलीट। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो आपका कंटेंट परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक नई शीट लेकर काम करना है तो यहाँ पर आपको कुछ आइकन्स भी देखने को मिलेंगे, आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। और अभी ये जो आज के क्लास में जो मैंने वर्ज़न ओपन कर रखा है, ये एक 2010 वर्ज़न है। मैंने आपको पिछली क्लास के दौरान बताया था कि हम सभी वर्जन्स को फिर भी कवर करेंगे, क्योंकि देखो मोस्टली अभी तक किसी भी सीपीटी एग्ज़ाम में 2007 या 2010 का ही आज तक यूज़ आया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के अंदर। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2010 से अपर वर्जन कभी भी आया हो। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बीच बीच में बिल्कुल सेम देखने को मिल रही होंगी, कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को अभी तक नहीं मिला होगा। तो ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए इस चीज़ों को लेकर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, प्रॉब्लम ना रहे किसी चीज़ के बारे में कि भाई इसमें कैसा मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना इस चीज़ के ऊपर। तो आगे करते हैं इसी के साथ में। अब मैंने यहाँ पर रो नंबर 1 को राइट क्लिक करा, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अगर हमें यहाँ से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हाइड करना हो, अब वैसे तो देखो रो और कॉलम को हाइड करने की बात करें, जहाँ तक कि ये एग्ज़ाम का सिलेबस तो होता नहीं है, बट अगर हम वैसे बताएं कि भाई आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। और मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको ये कंटेंट पढ़ाऊँगा। एक बार जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है एक्सेल, तो आपको इस चीज़ के बारे में एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर दूँगा कि इसका यूज़ क्या होगा एक एक पॉइंट के लिए। तो अभी मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कंटेंट कंप्लीट करा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए, ताकि आपको फिर आपको एक ओवरव्यू टाइप में कंप्लीट ये सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट आपकी डन करा चुका हूँ मैं, कि आप इंसर्ट कैसे करते हैं, सेल कैसे लेते हैं, कॉलम कैसे लेते हैं या रो कैसे ले रहे हैं, तो ऐसे शीट कैसे ली जाती है, हाईलाइट कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू, तो ये सभी आपको ये चीज़ें आपको मैंने करवा दी हैं ऑलमोस्ट। तो आपका ऑलमोस्ट आपका 40-50% सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है एक्सेल के अंदर। तो आगे भी बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जिसने भी देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट का सॉर्टिंग एंड फिल्टर का। हमें यहाँ पे डेटा सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट का मतलब अगर आपने किसी भी डेटा को रीअरेंज करना हो अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली, अगर क्वेश्चन में आ जाए सॉर्ट द टेबल, सिर्फ इतना लिखा हुआ आ जाए सॉर्ट द टेबल, सिर्फ इतना, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आपको इसका मतलब नेम वाइज अपने डेटा को रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया, यानी कि कैसे करेंगे वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सॉर्टिंग कैसे की जाती है, सॉर्टिंग का यूज़ मतलब कि अगर आपने अपने किसी भी रिकॉर्ड को अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली रीअरेंज करना है, कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर जिस भी बच्चे के मार्क्स टोटल में सबसे ज़्यादा हैं उस बच्चे का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाए। मैं फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी बच्चे के मार्क्स टोटल में सबसे ज़्यादा है उसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाए। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा नंबर अमन के हैं, तो अमन का डेटा ऊपर आ जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे जैसे नंबर को चेंज कर देता हूँ कि अब सबसे ज़्यादा इस समय पर ईशा के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, तो इस इट मीन्स क्या होगा कि ईशा के नंबर है जो सारे सभी के सभी ये पूरी रो ऊपर उठ के जाएगी, ओनली वैल्यू टोटल की ऊपर नहीं उठकर जाएगी, ध्यान रखना। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या पढ़ाया कि जिस भी बच्चे के मार्क्स टोटल में सबसे ज़्यादा हैं उस बच्चे का रिकॉर्ड सबसे ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर जो हम सॉर्टिंग करने वाले हैं किसके बेस पर करने वाले हैं, टोटल बेस पर, ठीक है। तो टोटल फील्ड के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं कि मार्क्स अगर क्या हो, ज़्यादा हो, किसके अंदर, टोटल कॉलम में। तो टोटल कॉलम में जस्ट आपको सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, और ये बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर, गलती मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इसको ना सिलेक्ट करके सॉर्टिंग करते हैं, सिलेक्ट करके सॉर्टिंग मत करना। देखो डिसएडवांटेज भी होते हैं इन चीज़ों के, कई बार काम करेगा कई बार नहीं करेगा।
मैंने काफ़ी बच्चों को देखा इस चीज़ के ऊपर गलती करते हुए गड़बड़ करते, तो ये गड़बड़ आप बिल्कुल भी मत कर देना। आपको ज़्यादा गहराई में नहीं बताऊंगा, मतलब कि ज़्यादा चक्कर में नहीं डालूंगा, बट एक सिंपल सा बस तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक्यूरेट वाला, जो एक सबसे जेन्युइन तरीका होता है इस काम को पूरा करने के लिए। तो आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है अपने डेटा सेल में, और किस फील्ड में, जिस फील्ड वाइज आपको सॉर्टिंग करने के लिए बोला गया है। तो अगर आपको बोला गया कि टोटल पर बेस्ड आपको सॉर्ट करना है, तो टोटल में बस क्लिक करना है सिंगल, बेशक उसकी हेडिंग में क्लिक करो या टोटल के अंदर किसी भी सेल में डेटा के अंदर, और सॉर्ट ऑप्शन पे जाकर अब एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आरोही अवरोही क्रम में, जैसे बढ़ते घटते क्रम में छोट, तो ऐसे ही यहाँ पर भी दे रखा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, वो उस बच्चे का रिकॉर्ड ऊपर आ जाए, तो टोटल सेल में किसी भी सेल में जाके आप सॉर्टिंग पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो सॉर्ट हो गया। अब ईशा के सबसे ज़्यादा थे, तो ईशा का कंप्लीट डेटा ऊपर मूव हो गया। दूसरे नंबर पे अमन के थे, तो अमन का ऊपर आ गया, देन रिया का, फिर अमन का। अगर आप चाहते हैं कि जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है उसका रिकॉर्ड ऊपर आ जाए, तो आप नेम में क्लिक करके फॉर्मेट में से, यहाँ से सॉर्टिंग में से जाकर, अब देखो इसमें आ गया A to Z Z2 है, क्योंकि एक अल्फ़ाबेटिकली कंटेंट है, तो इसमें A to Z या Z2A लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्लिक कर दिया। A to Z का मतलब हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब Z2 है, उल्टा चला सकते हैं आप इसको। तो इट मीन्स अब अमन का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकली। तो जिस भी फील्ड वाइज आपको यहाँ पे डेटा सॉर्ट करना है, आप उस फील्ड में सिंगल क्लिक करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। और आगे की क्लास में कुछ असाइनमेंट में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट्स के थ्रू भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया, उसके आगे तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।